आप सभी लोगों को का स्वागत है। आज हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारे सामने जो प्रश्न है वो है फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों होता है अल्कोहल से, या कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों होता है फिनॉल से। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, आंसर लिखने का एक तरीका, आप उसको अपना सकते हैं। उससे आपको मार्क्स ठीक ठाक मिलेंगे और हो सकता है फुल मार्क्स भी मिल जाए। ठीक है, तो आप बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस वो आंसर आप लिख देंगे तो सफिशिएंट है। तो उसको उस आंसर को समझने के लिए, उस आंसर को लिखना कैसे है उसके लिए मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई एसिड H+ को छोड़ता है तो वो जिस नेगेटिव आयन को बनाता है, जब भी कोई एसिड H+ को क्या करता है, पानी में छोड़ता है, तो वो एक नेगेटिव आयन बनाता है। उस नेगेटिव आयन को कंजुगेट बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजुगेट बेस कहते हैं। तो जैसे फिनॉल है, फिनॉल, ये हमारे पास फिनॉल है, ठीक है। तो ये जब H+ को रिलीज करेगा वाटर में, तो जब वाटर में H+ को छोड़ेगा पानी में जाके, तो ये इस नेगेटिव आयन को बनाएगा। इसको कहते हैं हम, ये हमारा एक कंजुगेट बेस है। क्या है ये? कंजुगेट बेस। इसका ये तो हम जानते हैं, ये फिनॉल है बच्चों, और इसको बोलते हैं फिनोऑक्साइड। ठीक है। ऐसे ही अल्कोहल होता है, अल्कोहल है, ये ROH है, ये H+ छोड़ेगा तो ये बनाएगा RO नेगेटिव एंड H+। ये है अल्कोहल, इसको बोलते हैं अल्कोहल, इसको बोलते हैं एल्को ऑक्साइड, एल्को ऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो जब भी कोई एसिड H+ छोड़ता है तो वो एक कंजुगेट बेस बनाता है। याद रखिए, जब भी कोई एसिड H+ छोड़ेगा तो वो जिस नेगेटिव आयन को बनाएगा, वो नेगेटिव आयन क्या कहलाता है? कंजुगेट बेस कहलाता है। फिर से बोलिए, क्या कहलाता है? कंजुगेट बेस। आपने बस इतना लिखना है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने इतना लिखना है कि फिनॉल का कंजुगेट बेस, क्या लिखना है? फिनॉल का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस लिख देना बाद में। तो फिनॉल का कंजुगेट बेस, जिस ब्रैकेट में नाम क्या लिखेंगे, अगर नाम आता है तब नाम लिखेंगे, नहीं आता है छोड़ देंगे। तो फिनॉल का कंजुगेट बेस ब्रैकेट में फिनोऑक्साइड, ठीक है, ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। इसी वजह से फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। बस इतना एक लाइन का आंसर लिखना होता है। व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक, तो आंसर लिखेंगे द कंजुगेट बेस ऑफ फिनॉल इज मोर स्टेबल। और स्टेबल का कारण क्या लिखेंगे? ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस लिखेंगे स्टेबल का कारण। ज्यादातर जगहों पे रेजोनेंस होता है। द कंजुगेट बेस ऑफ फिनॉल इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, देयरफॉर फिनॉल इज मोर एसिडिक। बच्चों ये याद रखना है बस, ये आंसर देन अल्कोहल। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार से अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास अब दूसरा क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन अब इस बार हमारे पास फिनॉल नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों होता है फिनॉल से? सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन वहां फिनॉल था, अल्कोहल से था एसिडिक। अब यहां पे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों होता है फिनॉल से। ये भी याद रखना है आपने कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल, और फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको आपने याद रखना है। मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए अब मैं नेक्स्ट सेमेस्टर से पूरी क्लासेस लूंगा। तो अभी मैं बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ट्रिक्स जैसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप शॉर्ट में कैसे आंसर लिख सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों है फिनॉल से, अगर ये आएगा तो इसका आंसर भी वही लिखना है जो पीछे लिखा था। कंजुगेट बेस ऑफ, कौन है ज्यादा एसिडिक? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो कंजुगेट बेस जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो ज्यादा क्या है? स्टेबल है रेजोनेंस के कारण, और इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है। बस इतना आंसर लिखना है शॉर्ट में। और अगर हो सके तो यहां पे बना भी देना है स्ट्रक्चर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होता है, तो जब H+ छोड़ता है वो, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और फिनॉल है, फिनॉल C6H5OH होता है, तो जब वो H+ छोड़ेगा तो C6H5O नेगेटिव और H+ बनाएगा। फिनॉल से बनता है फिनोऑक्साइड आयन, इसका नाम क्या होता है? फिनोऑक्साइड आयन।
कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। अब आपने ये इसमें अभी नहीं जाना है, आप पढ़ सकते हैं जरूर डिटेल में कि भैया ये इसमें भी तो रेजोनेंस था, इसमें भी रेजोनेंस था, तो इसमें ऐसा खास क्या हो गया कि ये स्टेबल हो गया, तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं फिलहाल, क्योंकि मैं एकदम शॉर्ट में आंसर आपको बता रहा हूं कि कैसे लिखना है। तो कोई भी ए बी से ज्यादा एसिडिक क्यों है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने वहां पे, अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, आपने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, वहां पर आप लिख देना कि ए ज्यादा एसिडिक इसलिए है क्योंकि ए का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है बी के कंजुगेट बेस से। बस ऐसा लिखना है। अभी कंजुगेट बेस क्या है, क्यों स्टेबल होते हैं, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल क्यों होते हैं, वो तो डिटेल पार्ट है, वो डिटेल स्टडी करेंगे तब हम उसको समझते हैं। फिलहाल के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे शॉर्ट लिख सकते हैं कि ए ज्यादा एसिडिक क्यों है बी से, तो आंसर इज बिकॉज द कंजुगेट बेस ऑफ ए, बिकॉज द कंजुगेट बेस ऑफ ए इज मोर स्टेबल देन बी, कंजुगेट बेस ऑफ बी, देयरफॉर ए इज मोर एसिडिक। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जल्दी H+ छोड़ता है, इसलिए ज्यादा एसिडिक होता है। तो इतना आंसर लिख के ये स्ट्रक्चर बना के आपको मार्क्स वहां मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वाई पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। पिक्रिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, पिक्रिक एसिड के ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है। पिक्रिक एसिड बोलते किसको है, वैसे अगर मुझे इसको मालूम भी नहीं होता पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों है, पिक्रिक एसिड क्या है, अगर मुझे मालूम भी नहीं होता, फिर भी मैं इसका आंसर कुछ ना कुछ लिख लेता और आंसर लिखता वही जो मैंने अभी तक आपको बताया है। मैं लिखता कि पिक्रिक एसिड का कंजुगेट बेस, क्या लिखता मैं आंसर, जब भी ऐसा पूछेंगे कि ये ज्यादा एसिडिक क्यों है, तो वही एक कॉमन आंसर लिख लेते आप लिखते पिक्रिक एसिड का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, इसी वजह से ज्यादा एसिडिक है। बेटा ये तो हमेशा हर जगह पे ये आंसर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई ज्यादा एसिडिक क्यों है तो वहां पर आप लिख सकते हैं क्योंकि इसका कंजुगेट बेस रेजोनेंस के कारण ज्यादा स्टेबल है, इसी वजह से जल्दी से H+ छोड़ देता है, इसी वजह से ज्यादा एसिडिक होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों है, तो उसका आंसर है पिक्रिक एसिड का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो आप ये आंसर वहां पर भी लिख सकते हैं और आपको वहां मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग केस भी हो सकता है, इसमें कुछ बातें हमें सीखने को मिलेंगी। पिक्रिक एसिड होता क्या है, ये फिनॉल है आपके पास बच्चों, ये फिनॉल है और ये भी फिनॉल है। फिनॉल मतलब बेंजीन में एक H को हटा के उसकी जगह पे अगर हम बेंजीन में से, बेंजीन की रिंग से एक H को हटाकर अगर उसकी जगह पे हम OH ले आते हैं तो उसको फिनॉल बोलते हैं। और फिनॉल में ये दो पोजीशन ऑर्थो होती है, ये दो पोजीशन मेटा होती है और ये पोजीशन को पैरा कहते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑर्थो देन मेटा एंड देन पैरा। तो अगर हम ये ऑर्थो में NO2 लेके आते हैं, यहां पर भी NO2 लेके आओ, यहां पर भी NO2 लेके आओ और यहां पर भी NO2 लेके आओ। ठीक है, तो जब हम इस कंपाउंड को देखते हैं, इसी को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो दिस कंपाउंड इज पिक्रिक एसिड, इसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड जो है वो, ये पिक्रिक एसिड हो गया, ये फिनॉल हो गया। तो दिस इज पिक्रिक एसिड एंड पिक्रिक एसिड एंड शॉर्ट में लिख रहा हूं पिक्रिक एसिड, और ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ये फिनॉल हो गया। तो पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, क्यों होता है, तो बेटा देखो अगर सेम है, फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो आप ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, लेकिन इसमें ये कौन से ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, बस यही फर्क है ना। अगर एक कार्बोक्सिलिक होता, एक फिनॉल होता, एक फिनॉल होता, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता, तब तो बढ़िया आंसर है, मतलब कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक है, ऐसा आंसर हम लिख सकते हैं। लेकिन दोनों सेम है तब भी आप ये आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर मैं बोल दूं कि ये ज्यादा एसिडिक क्यों है, ये ज्यादा एसिडिक क्यों है, अगर मैं बोल दूं और आपको कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे सर इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, इसी वजह से ज्यादा एसिडिक है, ऐसा बोल दोगे ना, तो 100% करेक्ट आंसर है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें मलाई मार के, मक्खन मार के, मसाला मार के एकदम बढ़िया हमें आंसर लिखना होता है, इसलिए थोड़ा सा हम इसमें कॉन्सेप्ट भी आगे लगाते हैं। तो ये अगर मैं ऐसा कह दूं कि इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है इसीलिए ज्यादा एसिडिक है, तो वो भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें थोड़ा सा और समझना चाहिए। तो जब फिनॉल में हम NO2 ग्रुप जोड़ते हैं, तो NO2 ग्रुप क्या है बेटा, देखो जिन ग्रुप में डबल बॉन्ड होता है, जिन ग्रुप में डबल बॉन्ड होगा, जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड जहां पर भी होगा
जिन ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड होगा, जैसे हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जैसे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे हमारा कीटोन ग्रुप है, जैसे हमारा CN है, जैसे हमारा ये N2 है, डायएजो ग्रुप है, तो जहां पर भी जिन ग्रुप में क्या होता है मल्टीपल बॉन्ड होता है, और जैसे कि हमारा ये NO2 हो गया, इनको रट लो बेटा। तो जिस भी ग्रुप में प्यारे बच्चों, जिस भी ग्रुप में क्या होता है मल्टीपल बॉन्ड होता है, ठीक है, जैसे यहां मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल मतलब एक साथ 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड होना मल्टीपल बॉन्ड है। तो जहां पर भी आपका मल्टीपल बॉन्डिंग हो रही होगी 2 एटम्स के बीच में, वो सारे के सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होते हैं। वो सारे के सारे ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। ये सब कैसे हैं यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो आप लिख लेंगे कि ये जिनमें भी डबल मल्टीपल बॉन्ड है वो ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं। ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ग्रुप में मल्टीपल बॉन्डिंग होती है वो लगभग क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं। पिक्रिक एसिड लिखा, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग मतलब होता है खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं ये, ठीक है। और जहां जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है केवल, जैसे कि हमारा CH3, इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, केवल सिंगल बॉन्ड है हर जगह। और जैसे कि हमारा OH, जैसे कि हमारा NH2, ठीक है, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हमारा हो सकता है ये एमीन्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास पाई बॉन्ड, समझ लो पाई बॉन्ड वाला है, जब वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा तो पाई बॉन्ड समझ लेना। तो जहां पर भी आपको ऐसे 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड एक साथ दिख रहे हैं, वो सारे ग्रुप जो है, या पाई बॉन्ड दिख रहा है, वो सारे ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। और जहां पर आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, जैसे कि ये ग्रुप होते हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं, ये सारे के सारे ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है बच्चों, ये आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप हो गया हमारे पास। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप जहां पर भी जुड़े होंगे वो सब एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं। ये सब क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। और फिर ये जैसे शब्द इलेक्ट्रॉन खींचा, तो बेंजीन ने कहां से खींचा, इलेक्ट्रॉन O से खींचा, और O ने इलेक्ट्रॉन कहां से खींचा, S से खींचा, तो ये H+ को छोड़ देंगे। तो ये इसलिए एसिडिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। आपने इतना लिखना नहीं है, आपने यहाँ पे क्या आंसर लिखना है बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन आप रट लीजिए कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होंगे, अपनी ओर आकर्षित करने वाले ग्रुप होंगे, जैसे कि ये सब है, जहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स है, वो सभी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं। तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। इसके उलट जहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। ये बेसिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बढ़ाते हैं, बेसिक कैरेक्टर, ये बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, ठीक है। और उसका उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहा है तो बेसिक कैरेक्टर घटाएगा, ये बेसिक कैरेक्टर बढ़ा रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर को घटा देगा। ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, क्यों, बिकॉज वही आंसर लिखना है, बिकॉज इट्स कंजुगेट बेस इज मोर स्टेबल। क्या लिखेंगे आंसर, तो पिक्रिक एसिड क्यों ज्यादा एसिडिक होता है। तो अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूं तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, मैं इसका आंसर वही लिखूंगा जो अभी तक आपको बताया है। जब भी कोई ज्यादा एसिडिक होता है तो आपने एक ही आंसर लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो फिर आपका यूनिवर्सल आंसर हो जाएगा। और यूनिवर्सल आंसर ये होगा कि पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक, क्यों, बिकॉज कंजुगेट बेस मतलब जब एसिड H+ छोड़ देता है तो जिस ऋणात्मक आयन को बनाता है, जिस नेगेटिव आयन को बनाता है, उसको कंजुगेट बेस कहते हैं। बिकॉज कंजुगेट बेस ऑफ पिक्रिक एसिड is more stable due to resonance और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप भी है ना इसमें, वही कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लिखेंगे आप, कौन है, NO2, ठीक है। तो बिकॉज कंजुगेट बेस ऑफ पिक्रिक एसिड इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ही क्या करते हैं, एक्चुअली इसके रेजोनेंस को और बढ़ा देते हैं और इसको और ज्यादा स्टेबल कर देते हैं। इसकी जो नेगेटिव आयन बनता है ना, तो इसका कंजुगेट बेस H+ छोड़ने के बाद जो नेगेटिव आयन बना वो बहुत स्टेबल होता है। इन NO2 ग्रुप की वजह से ज्यादा रेजोनेंस हो जाता है, वो बहुत स्टेबल होता है, इसलिए जल्दी से H+ छोड़ देता है और इसलिए ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ सकता है पिक्रिक एसिड से कि पिक्रिक एसिड जो है वो NaHCO3 के साथ रिएक्शन करता है जबकि फिनॉल नहीं करता।
ठीक है, देखो NaHCO3 के साथ रिएक्शन करने के लिए थोड़ा सा एसिडिक होना चाहिए चीजों को, मतलब फिनॉल एसिडिक होता है लेकिन वो एक वीक एसिड होता है, इसलिए वो NaHCO3 सॉल्ट को ब्रेक नहीं कर पाता है। ठीक है, पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, आपको अभी बताया मैंने पीछे कि पिक्रिक एसिड का कंजुगेट बेस हर एसिड, ये क्यों ज्यादा एसिडिक है, तो इसका एक आंसर बिकॉज उसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। ये आंसर, ये यूनिवर्सल आंसर है, ये एक ऐसा आंसर है जो आप कहीं भी चिपका सकते हो एसिड के केस में। तो पिक्रिक एसिड एक ज्यादा एसिडिक है क्योंकि उसका मैंने पीछे बताया कि कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है, तो ठीक है। तो पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, फिनॉल बहुत वीक एसिड होता है। तो पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक होने की वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है। कोई भी एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है, सॉल्ट में ब्रेक कर देगा, दूसरे नए सॉल्ट में ब्रेक कर देगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो पिक्रिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है प्यारे बच्चों, और वहां पर कौन सी गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिसकी वजह से इफरवेसेंस पैदा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बहुत बार कि पिक्रिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट में डालते हैं तो फिर वो इफरवेसेंस क्यों पैदा होता है। इफरवेसेंस का मतलब होता है फिजिंग साउंड, जैसे कि पेप्सी से आती है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहां जहां बनेगी वहां पे इफरवेसेंस, फिजिंग साउंड, बुदबुदाहट, सनसनाहट वाली गैस निकलेगी। तो ये पिक्रिक एसिड है, इसकी रिएक्शन जैसे ही हम सोडियम बाइकार्बोनेट से करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये एक थोड़ा अच्छा खासा एसिड होता है। तो यहां पर ये समझ लीजिए, ये मैं गलत बना दिया मैंने, ये समझ लीजिए कि जब भी एसिड से कोई रिएक्शन करता है तो एसिड का H जो होता है वो हट जाता है, एसिड का H हट जाएगा उस मेटल से। तो यहाँ पे ये एसिड का H हट जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आ जाएगा मेटल Na, और यहाँ पे आ जाएगा आपका NO2, तो पहले से था, NO2 पहले से था, ये नया सॉल्ट बन गया पिक्रिक एसिड का। और देखो ये H और ये H और एक O मिलके बनाएगा H2O। फिर से समझ लो, ये जो H, जब भी कोई एसिड किसी कंपाउंड से रिएक्शन करता है जिसमें मेटल है, तो मेटल उस एसिड के H को हटा देता है, और ये H हट गया, यहाँ पे Na आ गया, ये H और एक O मिलके H2O बन गया, 3 O में से एक O कम हो गया तो CO2 गैस बन गई। तो पिक्रिक एसिड बेटा ये काम फिनॉल नहीं कर पाता, ये सेम रिएक्शन फिनॉल नहीं दे पाता है क्योंकि फिनॉल वीक एसिड होता है। पिक्रिक एसिड में 3 NO2 ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होने की वजह से ये ज्यादा एसिडिक होता है, याद रखना, ठीक है। और डिटेल आंसर मैंने पीछे बता रखा है कि पिक्रिक एसिड में 3 NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इसी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसी वजह से ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर पाता है और वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बना पाता है। इफरवेसेंस CO2 जब निकलेगी तो क्या नहीं, बुदबुदाहट, इफरवेसेंस यहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ दूसरे एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे कि हमारे पास ये है, इसको बोलते हैं हम एसिडिक एसिड। अगर यहाँ पे CH3 होता, CH3COH को हम एसिडिक एसिड कहते हैं, तो ये क्लोरो एसिडिक एसिड है, ये फ्लोरो एसिडिक एसिड है। दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो मैंने कहा जहां इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। तो दोनों में एसिडिक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप किसमें अच्छा है, तो फ्लोरीन एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, आई इफेक्ट की वजह से। वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचना जो होता है ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो उसको आई इफेक्ट कहते हैं। और लोन पेयर को आगे देते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को आगे देते हैं तो उसको कहते हैं हम रेजोनेंस, ठीक है, या उसको हम कंजुगेशन भी कहते हैं। तो यहां पर ये फ्लोरीन जो होता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचता है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींचता है और इसी वजह से ज्यादा एसिडिक होता है। तो बेटा देखो, अगर मुझे कहे कि ए ज्यादा एसिडिक क्यों है बी से, तब तो मैं बोलूंगा कि इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, बी से इसलिए ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन सेम अगर हमारे पास दोनों कंपाउंड होंगे तो ऐसे में आप बस ये देखना कि किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है अच्छा, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होगा बढ़िया वाला तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो दोनों में अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आप जानते हैं फ्लोरीन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है और इसी वजह से ये ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो इन दोनों में कौन होगा, अब इन दोनों में इसको कहते हैं ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरो है, ट्राइक्लोरो ये एसिडिक एसिड है, ये मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड है। तो ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड और मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड में कौन एसिडिक होगा, ट्राइक्लोरो होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप इसमें ज्यादा है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इसी वजह से ये O से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, O H से खींच लेगा और ये H प्लस को छोड़ देगा, इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा। तो बस इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होना चाहिए, वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। फिलहाल के लिए इतने पे ही समझना है आपने, ठीक है। तो इसमें ज्यादा आपने इतना ही लिखना है कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ज्यादा है इसलिए ज्यादा एसिडिक है, इसमें कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है इसलिए कम एसिडिक है। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि ज्यादा ये बेस क्यों है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि ये बेस क्यों है, तो उसका आंसर होता है
क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। कोई भी चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर, ठीक है, जैसे बेस किसको बोलते हैं, जो OH नेगेटिव छोड़ता है ना, उसको बेस कहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेस उसको कहते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से बेस बन रहे हैं, ऐसे पदार्थ, उनको हम लुईस थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अनुसार बेस कहते हैं, ठीक है। तो वाई अमोनिया इज बेस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने आंसर देना है, क्योंकि यहां पे अमोनिया में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। या सिंपल एक लाइन में आंसर लिखेंगे, ड्यू टू लोन पेयर, ठीक है। तो अमोनिया में क्या होता है प्यारे बच्चों, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसको लोन पेयर कहते हैं। ऐसा पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाता है उसको लोन पेयर कहा जाता है। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, और इसी वजह से ये एक बेस होता है। इसी वजह से किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन देने वाले को हम बेस कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो आंसर सिंपल है, व्हाई अमोनिया इज बेस, बिकॉज ऑफ लोन पेयर। अब प्यारे बच्चों हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि अमीन्स और अमोनिया में ज्यादा बेसिक कौन होता है, ये क्वेश्चन है। तो अमीन और अमोनिया, इनमें फर्क क्या होता है पहले हम इसको देख लेते हैं। अमोनिया हम किसको बोलते हैं, NH3 को, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन के साथ हमारे 3 हाइड्रोजन है, इसको हम अमोनिया कहते हैं। इसी में से किसी हाइड्रोजन को आप हटा दे किसी हाइड्रोजन को आप हटा दें और उसकी जगह पे कोई कार्बन की चेन यानी कि अल्काइल ग्रुप लेके आ जाएं, ठीक है। अमोनिया में किसी हाइड्रोजन को अगर हम हटा दें और उसकी जगह पर कोई कार्बन की चेन ले आए तो उसको हम कहते हैं अमीन। तो ये है अमीन और ये है अमोनिया। तो दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होता है, मैंने आपको बताया था कि बच्चों ये सारे ग्रुप जहां सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे कि OH सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि CH3 या CH3 बोलेंगे या R ग्रुप बोलेंगे, कार्बन की चेन, जैसे कि NH2, जैसे कि आपका ये, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो जहां पर भी मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि मैं बस फटाफट से आपको कुछ एसिड और बेस से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बता देना चाहता हूं। मैं इसके ऊपर जरूर डिटेल वीडियो आगे बनाऊंगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है, बस आपको मैं थोड़ा सा रटा सा रहा हूं, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो जहां पर भी आपको बच्चों सिंगल बॉन्ड दिखता है वो सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। बेंजीन रिंग के साथ अगर जुड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे कि OH होता है, कार्बन की चेन है, NH2 है, NR2 है, ये सब के सब। और जैसे कि ईथर है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा अगर ये बेंजीन के साथ जुड़ा है तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। R ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है बच्चों, वो बहुत कारणों से इलेक्ट्रॉन देता है और एक कारण है इसको हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। ये जो R ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से डोनेट करता है और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मैं अभी जा नहीं रहा हूं उसमें डिटेल में, इतना याद रखना कि R ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। क्यों देता है मैं चलो समझा देता हूं, ऐसे समझा देता हूं, जैसे हम R की जगह पे CH3 मान लेते हैं। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो ये देना शुरू कर देगा, ठीक है। या आप हो, आपके घर वालों ने आपको पैसे दिए, चाचा ने पैसे दिए, मामा ने पैसे दिए, तो आपके पास पैसे ज्यादा हो गए, तब तो आप अपने दोस्त को पैसे दे पाओगे। तो वही चीज होती है कि हाइड्रोजन क्या करते हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है, तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से दे रहा है, ठीक है। और जब ये देगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, इसलिए इसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो कार्बन है, ये जो R ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने का इफेक्ट शो करता है। इलेक्ट्रॉन देता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन धकेलता है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन धकेलेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर को दर्शाता है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होना वो बेसिक कैरेक्टर है, और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो और बढ़िया बेस वो हो जाएगा। तो आपने यहां पे आंसर क्या लिखना है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ R ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेस, देयरफॉर इट्स बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो कोई पूछेगा कि क्यों ये ज्यादा बेस है, तो आंसर लिखना है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ड्यू टू क्या, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आंसर क्या लिखेंगे, ड्यू टू, मतलब ये दोनों में ज्यादा बेसिक ये है ना, समझ गए ना, क्योंकि ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और इसी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर के पीछे एक ही आंसर है, लोन पेयर या ज्यादा इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर है तो बेस है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहीं से तो बहुत बढ़िया बेस है,
तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट, या यहां पे प्लस आई नहीं लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर लिखना। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, बट इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अमोनिया इन एमीन्स, देयरफॉर ठीक है, एमीन्स आर मोर बेसिक। बस इतना आंसर लिखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एमीन्स इसमें बहुत ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अमोनिया ज्यादा बेसिक क्यों होता है एनालीन से? तो बेटा हमने क्या बताया, अमोनिया से ज्यादा बेसिक कौन होते हैं? अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं एमीन्स। अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं एमीन्स। एमीन्स किसको कहते हैं? अमोनिया में एच हट जाएगा तो एच हटा के कार्बन की चेन लाएंगे तो एमीन्स बोलते हैं। तो अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं एमीन्स। क्यों? क्योंकि आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है, इसलिए ये ज्यादा बेसिक होते हैं। और अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है किससे? एनालीन से। एनालीन किसको कहते हैं? अगर बेंजीन में H को हटा दिया जाए, उसकी जगह पे NH2 लाया जाए तो इसको हम एनालीन कहते हैं। तो आप क्वेश्चन है कि अमोनिया ज्यादा बेसिक क्यों है एनालीन से? तो कोई ज्यादा बेसिक इसीलिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। कोई ज्यादा बेसिक इसलिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। तो अगर एनालीन कम बेसिक है तो सिंपल सा आंसर है, आप उसमें कुछ आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन ऑफ एनालीन। बिकॉज ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन ऑफ एनालीन। तो क्यों आखिर कोई ज्यादा बेसिक इसलिए होता है क्योंकि वो इसमें लोन पेयर है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहे हैं तो उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, उसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ती है। तो अमोनिया ज्यादा बेसिक इसलिए होगा क्योंकि भैया इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इस पे कम होगी, इस पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बस इतना ही आपने आंसर लिखना है। ये कम बेसिक क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे कम है। और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम क्यों है वो आप समझ रहे हैं, बेंजीन रिंग है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचती होगी और इसी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती होगी? कम हो जाती होगी। तो आपने आंसर क्या लिखना है? ड्यू टू रेजोनेंस। क्या हो रहा है? बेंच, सॉरी लाइट चली गई है बच्चों। तो आपने आंसर क्या लिखना है? ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस। ये जो एनालीन है, ये एनालीन कम बेसिक क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है? रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाते हैं और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। फिर से एनालीन में रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दूर चले जाते हैं और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इसी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, फिर से एनालीन में रेजोनेंस होता है, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दूर चले जाते हैं, बेंजीन की ओर चले जाते हैं और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इसी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। तो ड्यू टू रेजोनेंस बच्चों, इसमें आंसर क्योंकि लाइट नहीं है तो आप थोड़ा आंसर लिख लीजिए कि ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, फिर से लिखेंगे ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन ऑफ एनालीन डिक्रीजेस, देयरफॉर इट इज लेस बेसिक। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।